दिक्कतें आ रही थी। ट्रेनिंग पहले 18, 19, 20 को प्रपोज थी, तो फिर वो थोड़ा सा ब्लॉक रैली के कारण मैंने आगे बढ़ाई। फिर नवरात्रि के कारण थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर इस तरह से होता रहे तो फिर ट्रेनिंग तो हमारी हो नहीं पाएगी। तो किसी साथी को अगर दिक्कत थी तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से या खंड शिक्षा अधिकारी से कहा कि उनको आप बदल दीजिए, इसमें कोई इस तरह की नहीं है, सब एक ही परिवार के हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हमारे प्राचार्य जी आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक जो आज की हमारी गतिविधियाँ हैं थोड़ा एक, क्योंकि हमारे गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको अपने बच्चों को सिखाना है। चलिए मैं उसमें एक छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इससे फिर हमारी आज की और कल की परसों की बहुत अच्छा आपको फ्रूटफुल लगेगी। साथी लोग, ये क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि थ्योरी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल से स्टार्ट अगर हम क्लासरूम करें। सर ये कोई भी साथी, क्या आपको लग रहा है? कोई भी साथी क्या लग रहा है? किसी को भी पता होगा? ये देखिए, क्या आपको क्या लग रहा है? ऐसे बताइए ना, जैसे आप बच्चे हैं। जैसे अगर किसी को पता है तो थोड़ा सा शांत रहिएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो सर आइए, इसी बीच हमारे प्राचार्य जी पधार रहे हैं और पारू में सर कोई भी साथी ठीक का स्वागत और अभिनंदन है। और करीब 28-29 साथी हमारे बीच उपस्थित है, और हमारे प्राचार्य जी भी अभी प्रस्तुत हुए हैं। और अच्छा लगता है कि जब संस्थान का मुखिया हमारे सामने आए, सर अभी आ रहे हैं घरेलू काम के टंकपुर से, तो सर का हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे मध्य हमारी पारू मैम है, CMD डिपार्टमेंट की हेड, और चारू है सर का लड़का, वो उसका भी स्वागत है चारू ठीक। और नवरात्रि के पर्व में जैसे हमारी गणित DRG का जो उद्देश्य, जो हमारी रूपरेखा वो क्या है, और सभी साथी काफी दूर दूर से आए हैं, कोई पार्टी ब्लॉक से हैं, कोई चंपावत से, कोई लोहाघाट, बाराकोट, और सील बरूडी से हमारे अनिल सर हैं, पार्टी से भी हमारे बहुत दूर दूर से सारे हैं, चंपावत से भी। तो गतिविधि स्टार्ट करने से पहले आज की मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक परिचय सत्र हो जाए, और सभी साथी एक एक करके अपना परिचय दे दें, फिर हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जी सर, मैडम यहीं से कर लीजिए। सभी को नमस्कार। मैं हेमंत पुरीठा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पढ़ा से। सभी को नमस्कार। मैं जीवचंद पांडे, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तड़ीको। सभी को नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र जोशी है, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। जी सर, और तो थोड़ा सा 1 मिनट है, नरेश सर को इस साल का शैलेश बटानी पुरस्कार मिला है, सर के लिए जोरदार तालियां। मिठाई बननी चाहिए। प्रेमराम, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लदौन पार्टी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र जोशी, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालूवाड़ी। अनिल कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छुलापे, बारापुर। नमस्कार, मैं जगदीश चंद्र जोशी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मटिया। नमस्कार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलखंड। सभी को मेरा नमस्कार। रमेश कुलेटा, उच्च प्राथमिक विद्यालय मजिया पार्टी। मैं देवेंद्र देव, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किरान। मनोज सिंह मेहरा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरिडीह। श्रीधर भट्ट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महरौली पार्टी। सभी को नमस्कार। मैं अरविंद गड़कोटी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पेटी। त्रिभुवन पांडे, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खटोली चंपावत। सभी को नमस्कार। मैं कमल गहतोड़ी, सहायक अध्यापक विज्ञान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौड़ारा। मैं दिव्यदर्शन शर्मा, सहायक अध्यापक, विज्ञान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मौनपुर चंपावत। सभी लोगों को नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह बिष्ट, जूनियर हाई स्कूल रॉकमोर चंपावत। आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल सिंह लडवाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सील। नमस्कार, मैं नितेश चंद्र भट्ट, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दसले लॉल। सभी को नमस्कार। मैं विनोद गिरी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पकड़िया जुम्मन। नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमरोली बाराकोट। सभी को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय संतोला बाराकोट।
सभी को नमस्कार। मैं ज्योति सुतेड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मल्लख हाईकोर्ट क्षेत्र लोहाघाट। सभी को नमस्कार। मैं स्वाति, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरखेड़ा। सभी को नमस्कार। मैं शिवानी चौहान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तकनीका क्षेत्र पाली। मैं निर्मला बोरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मित्रुली बारापुर। नमस्कार, मैं गीता पुनेठा, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारापुर। सबको मेरा नमस्कार। मैं मनोज भानु, डाइट लोहाघाट। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर पाल शर्मा, CMD डिपार्टमेंट। नमस्कार, दिनेश खेतवाल, प्रभारी प्राचार्य। धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे साथी क्योंकि DRT को हम साथी हमारे हर साल बदलते रहते हैं। तो इस साल मैंने खंड शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी से कहा कि आप हमारे नए साथियों को भी इसमें शामिल होने का मौका दीजिए। तो आशा करते हैं कि हम 3 दिन की जो हमारी वर्कशॉप है तो साथ ही इसके बाद हमारी एडवांस परीक्षा है। उसके बाद 5 दिन की मैथ प्रयोगशाला पे हमारी ट्रेनिंग है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमारी होती है। 5 दिन की पूरी प्रैक्टिकल आधारित ट्रेनिंग हमारी होती है। तो कुछ साथी उसमें भी हमारे साथ होंगे और वो उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और मतलब वो मिक्सअप ग्रुप होगा। इस बार थोड़ा सा माध्यमिक को नहीं ले पाए, हमारी हड़ताल होना चाहिए। तो इसी क्रम में ज़्यादा समय हो गया है तो मैं आदरणीय प्राचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। सर आप उद्घाटन कीजिए और आज हमारी आशीर्वाद आदरणीय प्राचार्य जी को। मकसद ये है कि गणित विषय के अध्यापन को लेकर के, गणित के शिक्षण को लेकर के जो हमारी कठिनाइयाँ हैं या जो हम बेहतरीन तरीके से कुछ कर रहे होंगे शिक्षण अपने विद्यालयों में मीडियम के रूप में, उसको आपस में शेयर करें और प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक छात्र हमारा लाभ लें। गणित की विभिन्न जो विधाएँ हैं, जो पेडागॉजी है, टीचिंग लर्निंग, मैथ्स को लेकर के उस पर और क्या हम जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हमारे बीच में विद्वान शिक्षक साथी काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ और मुझे लगता है कि एक अच्छा रिसोर्स पूल हमारे पास है। और मकसद भी हमारा यही कि हम इसको और एनरिच करें आपसी शेयरिंग के माध्यम से। समझिए अगर मैं अपने विद्यालय में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ तो क्यों ना उनका अपने विद्यालय में मेरे अपने साथी भी सीखें। कोई कहीं कुछ अच्छा हो रहा तो उसको मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूँ। इस रूप में ये हमारा मकसद है। और DRG बनाने का भी उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छा रिसोर्स पूल चाहते हैं कि विषय का जो भी शिक्षण की खामियां हैं या जो कमियां हैं, जो कुछ हार्ड स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमको लगता है कि और बेटर क्या किया सकता है TLM के माध्यम से, DLE के माध्यम से या कुछ इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से, जहाँ पर बच्चा जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन की प्रोसेस है उसको सुगम बन रहा हो और बच्चा आसानी से सीख रहा हो, खेल खेल में सीख रहा हो, मनोरंजन के साथ सीख रहा हो, कुछ क्रिएटिविटी के साथ सीख रहा हो। तो ये मकसद है हमारा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिसोर्सफुल आप मतलब जनपद से आया हमारे पास और हमारे विद्वान साथी काफ़ी इस विषय को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी हमारी PSC की बैठक थी तो जिलाधिकारी महोदय काफ़ी विशेष फोकस था कि गणित को लेकर के हमने स्पष्ट रूप से कहा कि गणित शिक्षण को लेकर के आप और फोकस कीजिए, उसको और एम्फसाइज कीजिए और विशेषकर ऐसे विद्यालय जो दूरस्थ विद्यालय हैं। दूरस्थ का से उनका तात्पर्य शायद ये रहा कि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी रहती है थोड़ा जो TLM वगैरह जो इजली एक्सेप्ट या नेट कनेक्टिविटी कम रहती है। तो बाकी चीज़ तो आजकल इंटरनेट पर तो काफ़ी चीज़ अवेलेबिलिटी है। अगर शिक्षक हमारा साथी उसको इस्तेमाल कर रहा है, मल्टीमीडिया का हम यूज़ करते हैं। तो दुर्गम के विद्यालय जो दूरस्थ विद्यालय वहाँ एक तो नेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी बाधित रहती है शायद, और दूसरा रिसोर्स भी शायद उतने अवेलेबल नहीं है। तो
उनका ये भी था कि थे कि जो इंटीरियर के आपके स्कूल्स हैं वहाँ पर गणित शिक्षा को लेकर और मुझे लगता है शायद वो गणित विषय के ही विद्यार्थी रहे हैं शायद, तो उनका विशेष फोकस था कि गणित को लेकर के आप और काम कीजिए। और गणित मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जहाँ पर बच्चा अगर उसका बेस अगर फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है तो फिर आगे की सीढ़ियाँ उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो हमको एक तो फाउंडेशन मकान के फाउंडेशन उसका प्लिंथ इन तरह बहुत मजबूत बनानी है। तो गणित विषय में भी जो उसकी जो टीचिंग मैथोलॉजी है, आप कौन सा भी ज़्यादा है हमको नहीं, गणित विषय का तो नहीं, मगर मुझे जितनी समझ बनती है मतलब उसका जो बेस से ही हम फाउंडेशन के साथ ही जैसे जो मूलभूत संक्रियाएँ हैं, जोड़ घटाना भाग, अगर वो बच्चे की नहीं कमज़ोर है तो फिर आगे की चीज़ें और कमज़ोर उस रूप से हमको देखने की आवश्यकता है। और गणित बेसिकली थोड़ा सा अमूर्तता में भी चलता है, एब्स्ट्रैक्टनेस है उसके अंदर, मान लिया और मान लिया क्या हाइपोथेटिकली मान लिया आपने, तो कुछ ऐसी अवधारणाएँ होती हैं गणित तो थोड़ा उसको हमको लगता है कि प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चे को एकदम मतलब मूड के साथ रिलेट करके अगर हम आगे चलें हम नहीं ज़्यादा कर पाएंगे तो बेहतर काम किया जा सकता है। तो इसी आशा विश्वास के साथ कि ये जो 3 दिवसीय हमारी वर्कशॉप है उसमें सभी साथी कंट्रीब्यूट करेंगे और जनपद में गणित शिक्षा को लेकर जो भी अपेक्षा है विभाग की हमसे, जो उच्चाधिकारियों की, प्रशासन की, उस पर हम सफल हो रहे होंगे। और सबसे पहले तो जो केंद्र में बच्चा है, जो छोटा बच्चा ख्याल है हमारे सम्मुख, उसको कैसे एक गणितीय वातावरण दें ताकि बच्चा गणित विषय से भागे ना, बल्कि उसमें मजा आए उसको। क्योंकि मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे भी थोड़ा गणित टफ लगता था, है ना। और टफ क्यों लगता था? क्योंकि शायद बेसिक्स में थोड़ा कहीं कमी रह गई होगी या ध्यान नहीं दिया होगा, जो भी कारण रहा हो। तो मैंने ये पाया कि जिन बच्चों को गणित अच्छा आता है वो खूब मनोरंजन के साथ मतलब नॉट भी होगा तो हायर क्लासेस में खूब सॉल्व भी करते हैं और उनको मज़ा आता है। क्योंकि अगर आपने कोई टफ प्रॉब्लम ले ली और उसको सॉल्व किया तो एक उपलब्धि महसूस होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि छात्रों को हमारा मतलब प्राथमिक स्तर से ही एकदम फ्रॉम द वेरी बेस, फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन क्लास 1 से मांगिए उसको गणित में थोड़ा और एकदम जड़ से लेकर के शुरुआत करें उसकी, और फाउंडेशन बेसिक उसको एकदम बढ़िया करें ताकि हम उससे हम पाएंगे कि जो ऊपर की कक्षाएँ हैं वो अध्यापक के लिए भी सुगम हो जाएगा बच्चों को पढ़ाना और बच्चा खुद भी उसको बेहतर करेगा। तो इसी अपेक्षा, इसी विश्वास के साथ कि जो हमारे पास विद्वान समूह हमारे समूह है अभी, वो आपस में इन 3 दिवसों में काफ़ी तालमेल के साथ, शेयरिंग के साथ, इंटरेक्टिव वे में इस चीज़ को, और जो गणित में नई जो पेडागॉजी हैं, जो नवाचार है, जैसे हम आजकल एबेकस की बात करते हैं, एबेकस उसको टीचिंग लर्निंग में यूज़ करते हैं, तो हम सारी जो विधाएँ हैं, जो मॉडर्न जो गैजेट्स हैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन एक शैक्षिक वातावरण तैयार करेंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें और DRT के क्या उद्देश्य हमारे हैं, क्या रूपरेखा है, जिला संदर्भ समूह जो मैथ से रिलेटेड है उसका 3 दिवसीय कार्यशाला में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो बात करेंगे कि NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो काफ़ी समय, अब तो काफ़ी समय ही बोलूँगा, काफ़ी समय पहले लागू हो चुकी है और इस समय उसका 3रा फेज चल रहा है लगभग, यानी मेजर इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज पे हम आ गए।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर के चलेंगे और उसके बाद फिर मैथमेटिक्स पे आएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के हमारे कुछ करिकुलम फ्रेमवर्क बने हैं। उन करिकुलम फ्रेमवर्क में जो हमारा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एनसीएफ है या फाउंडेशनल स्टेज से लेकर के जो एनसीएफ बनाया गया है, वहाँ पर मैथमेटिक्स को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशन आई हैं, क्या मंशा है राष्ट्रीय नीति की कि वो मैथ्स को प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे किस तरीके से लेकर के जाने चाहते हैं। सपोर्ट, उसमें शिक्षकों की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो एज ए टीचर हम किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहे होंगे कि हमारी शिक्षा नीति के लक्ष्यों की ओर हम बढ़ रहे होंगे साथ ही साथ, और बच्चों को किस तरीके से उन सारी चीज़ों को कहना चाहिए लर्न करा पाएंगे इस तरीके से। क्या क्या चीज़ें मैथ्स में इंक्लूड हुई हैं, मैथ्स को आप हमें किस तरीके से लेकर के जाना है। मैथ्स का फोबिया जो बहुत पहले से आ रहा है, निकल के वर्ड की मैथ्स फोबिया रहता है, बच्चे मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स का नंबर कम आते हैं, मैथ्स में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, मैथ्स का रिजल्ट कम होता है। तो उसमें किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है उन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा एक चर्चा कर लेंगे। मैं पहले चलूँगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन कौन से हमारे मुख्य बिंदु शामिल किए गए, ऊपर से लेके चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरीके से बात करती है, कैसे फॉर्म हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें पता है कि 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट में पास हुई थी। न्यू एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत तेजी से मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले से जान गए, ठीक है। तीन टर्म्स में ये इम्प्लीमेंट का प्रोसेस चल रहा है इसका। शॉर्ट टर्म जो हमारा 20 से 22 तक चला, उसके बाद मीडियम टर्म जो हमारा 23 से 26 तक चला, एंड देन 27 से लेकर के 30 तक हमारा लॉन्ग टर्म चलेगा, जिसमें हम फुल्ली इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में आ गए होंगे। जो भी रिकमेंडेशन इसमें हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन के टर्म्स हैं, यानी फेजेस हैं एक तरीके से कहना चाहिए। फेजेस के अकॉर्डिंग NEP 2020 पास हो रही है। अगर हम बात करें NEP 2020 एक कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, जिसके स्टीयरिंग कमेटी के हेड जो है वो नाम तो हम लोगों ने खूब सुना है, तो इनका नाम क्या होगा? जी, कस्तूरी रंगन, नाम तो बहुत ज़्यादा सुना है। तो एक तस्वीर है उनकी, शायद हम में से काफ़ी कम लोगों ने उनको देखा होगा। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। सो फार सो गुड। ये थोड़ा सा पैटर्न है कि 86 की पॉलिसी आई, इसको 92 में मॉडिफाई किया गया, देन इसके बाद 2009 में RT एक्ट आया। उसके बाद फिर NEP 2020 जो हमारी मेनली क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस्ड है। क्वालिटी एजुकेशन में मैथ्स को किस तरीके से से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे आगे। क्वालिटी एजुकेशन में दो चीजें हैं, एक डिजाइन एंड विजन ऑफ द फ्रेमवर्क एंड फॉर द स्कूल एजुकेशन एंड फॉर द हायर एजुकेशन, दोनों का उसमें दिया हुआ है। स्कूल एजुकेशन मतलब 1 to 12। अगर विजन ऑफ NEP 2020 की बात करें तो ये छोटा सा है कि भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली यानी सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की कल्पना करता है। अब क्योंकि हम बात करते हैं तो ये चीज़ में बातें आती हैं कि बहुत तरह के स्कूल हो गए, बहुत तरह के बोर्ड हो गए हैं, बहुत तरह की शिक्षा अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। CBSE कुछ प्रोवाइड करा रहा है, स्टेट बोर्ड कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो जो NEP 2020 है वो एक विजन लेकर के चल रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सारे विद्यालय एक सेंट्रल एजुकेशन की सिस्टम के अंतर्गत कार्य कर रहे होंगे। उस विजन को लेकर के चले, इसकी कल्पना करके जो सभी उच्च गुणवत्ता वाली हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं
जरा आके जीवन और न्याय संगत इक्विटी की बात कर रहे हैं उसमें, और ज्ञान समाज को बदलने के लिए प्रत्यक्ष, ये एक्चुअली में विजन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको अपनी भाषा में बोलेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में किस तरीके से योगदान करेगी, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है नीचे, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की बात करती है। ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर का मतलब, अभी हमारे 2020 आए हुए 5 साल में ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर का क्या हम समझ रहे हैं, क्या मतलब समझ रहे हैं? किस तरीके से हम ले रहे हैं इसको, कोई बता सकता है? कोई कुछ भी बोल दीजिए, जो समझ में आ रहा हो, कुछ भी जो समझ में आ रहा है। हाँ, विश्व गुरु बनने की राह में बढ़ा है। ठीक है, बच्चों को कैसे तैयार करें इसके लिए? वर्ल्ड लेवल पे। हाँ, एक्चुअली में इसका मंशा ये है, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की मंशा ये है कि बच्चों को हमें इस तरीके से तैयार करना है कि बच्चा स्थानीय परिवेश के साथ साथ ऐसा तैयार हो जाए कि उसको कहीं भी खड़ा कर दें, वो अपनी बात को रख सके, अपने क्वेश्चनिंग कर सके। क्वेश्चनिंग तभी करेगा जब उसको समझ में आएगी बारी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल पे लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि नहीं, इसके साथ साथ हमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, यानी बच्चा ये ना हो कि लोकल में ही रम जाए, केवल बाहर कहीं जाए तो उसको सब कुछ नया लग रहा है, ये तो उसने कभी देखा ही। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि वो ग्लोबली उस चीज़ को अचीव कर सके। और जब ग्लोबली अचीव कर सकेगा तो कहीं ना कहीं हम इस ओर कदम बढ़ा रहे होंगे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने के लिए अपने देश। मौलिक सिद्धांत, ये कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिसमें लचीलापन इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है काफ़ी। ये नहीं कि हमारा स्ट्रिक्ट मेथड है, हम इसी मेथड से पढ़ाएंगे, या हमारा ये एक्टिविटी है, हम इसी एक्टिविटी को कराएंगे, वेदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट और नॉट पार्टिसिपेट। तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। इसके अलावा विज्ञान और ज्ञान, आपका कला, दोनों के बीच जो है वो, या फिर हम पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ कौन सी होंगी? पाठ्येतर गतिविधि अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक से इतर को करिकुलर एक्टिविटी, एक होती है एक्स्ट्रा करिकुलर, एक को करिकुलर होती है। दोनों में क्या डिफरेंस? करिकुलम को जो साथ लेकर उसको भी करेंगे, लेकिन सिर्फ क्लासरूम के मेथड से नहीं, जो प्रॉपर हमारा टीचिंग मेथड है उसको ना लेके, जैसे गेम्स या कोई भी एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे तो दो करिकुलर एक्टिविटी उसमें आ जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा जैसे अगर हमने उनको मैथ्स की क्लास अगर हम करा रहे हैं, मैथ्स में हमने अगर उनको जैसे शेप्स और ये रिकमेंडेशन करता है NEP 2020। मैंने बोला थोड़ा सा तेज चलाऊंगा मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट है, थोड़ा सा इसलिए लेना है। ये कुछ नवीन स्वरूप है जो NEP 2020 की स्पेशलिटी है। पहली स्पेशलिटी हमको सबको पता है 5+3+4 पे चल रहा है सेशन, ठीक है। कुछ सम स्पेशलिटीज आर देयर इन NEP 2020, लाइक वही बहुभाषिकता, बहुविषयक, संरचनात्मक आकलन, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है, उस पर बात करेंगे अभी थोड़ा सा। लचीलापन, ये वही सारी चीजें हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने सेंटर में लिखा है वो ये है, यानी एक टीचर को NEP 2020 ये एक्सपेक्ट करती है, जोर नहीं डालती, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉइंट है, इसलिए जबरदस्ती नहीं है। बट आज के परिवेश में अगर सक्सेसफुल टीचर बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक आज के परिवेश में कहीं पर फेल ना हो, कहीं पे पीछे ना रहे, तो एज ए टीचर हमको टेक्नोलॉजी का सहारा
लेना आवश्यक है। ठीक है, तो यही रिकमेंडेशन। इसके अलावा NRF है और क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट चलूँगा। ये कुछ इसके वो हैं चैप्टर्स हैं जो आपने देखे हुए हैं पहले से। ठीक है, स्कूली सिस्टम ये था हमारा पहले वाला स्कूली सिस्टम और आज वाला स्कूली सिस्टम। पहले 10+2 पे चलते थे, अब किस पे चल रहे हैं 5+3+3+4 3 to 8 18। ठीक है, इसको कैसे देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। क्लास यहाँ से लेंगे, क्लास 3 तक हमारा आंगनवाड़ी और बाल वाटिका वाला है पोर्शन। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में क्लास 1 to 2 इयर्स का है, और उसके बाद फिर प्रेप है, और फिर उसके बाद मिडिल, और फिर सेकेंडरी। सबको पता ही है पहले से, तो इसको थोड़ा सा मैं फास्ट चला रहा हूँ। ठीक है, नो हार्ड सेपरेशन ये मैंने बता दिया। आर्ट साइंस का कैसे हम हार्ड सेपरेशन कैसे बना रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे क्या होता है वो देखेंगे इस तरीके से। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन द करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अभी तक हम बोल रहे थे, मैंने पूछा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आप लोगों का गेम मैंने पूछा गेम क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, करिकुलर एक्टिविटी इन दोनों में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, यानी गेम के माध्यम से भी हम साइंस को सिखा सकते हैं। गेम अलग से कुछ नहीं है। गेम्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मैथ से जोड़ सकते हैं, स्पेशली इन प्राइमरी एजुकेशन। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। ये इसमें थोड़ा सा ये भी बात आई है कि केवल बुकिश नॉलेज से काम नहीं बनेगा स्टूडेंट्स का, वो हमारे जमाने थे। हम लोगों ने तो बहुत आगे जाके किए ना इस टाइप के सवाल, शुरू में कहाँ किए, क्योंकि उस समय इस तरीके का पैटर्न नहीं था, इस तरीके की रिकमेंडेशन नहीं थी। उस समय की जो पॉलिसीज आई थी उन्होंने इस तरीके की बात उतने जोर से नहीं कही थी, जोर लगा के, जिसमें जितना NEP 2020 में कही गई है। तो जब और हमें अगर मौका मिले कहीं पर इंटरवीन करने का, कहीं पर कुछ अपने सजेशन देने का, तो उन चीजों पे हम भी अपनी बात रख सकें, इसके बारे में भी हमको अवेयर होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं। अभी 6, 7, 8 को लेकर भी ऐसा नहीं है, कुछ बात हम करेंगे, लेकिन इस विशेष टॉपिक को यहाँ रखने की जो वजह है वो एक खास वजह है। अपनी जी ने जब मुझसे कहा कि ये DRG हम लोग मैथ की करा रहे हैं और सर इसमें आप कोई सेशन लीजिएगा निपुण भारत से संबंधित, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस मुद्दे पे बात करें जिस मुद्दे पे बात अब तक नहीं हुई है या जो कोई नया बदलाव है। तो बेसिकली हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो बदलाव वाली बात है। अगर निपुण भारत मिशन की बात करते हैं, और निपुण भारत मिशन बेसिकली आया कहां से है हम सभी जानते हैं, खासतौर से जो हमारे प्राथमिक के साथी हैं वो सभी बहुत अच्छे से परिचित है इस मिशन से। तो कोई भी साथी चाहे आप UPSC हैं चाहे PSC हैं, निपुण भारत मिशन बेसिकली उसका उद्भव कहां से हुआ है, विचार कहां से आया? कोई भी साथी बता सकते हैं। अच्छा, ये निपुण भारत मिशन के बारे में सुना तो सबने होगा ना? ओके, तो अगर ये मिशन लॉन्च किया गया है, चल रहा है और पिछले लगभग 3 सालों से ये चल रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ, इसको लाने के पीछे कुछ ना कुछ मंशा भी रही है। क्योंकि कोई भी काम जब किया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी होता है। वो कारण क्या रहे होंगे, वो विचार कहां से आया, ये मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं पता होगा आप लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा बहुत दिनों तक किसी चीज पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो एक विषय पर हाँ, चंपावत जिले से एक प्रोग्राम चला था, तेरी प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और सर आप कुछ बोल रहे थे?
पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल के लिए चाहिए। हाँ, पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल से संबंधित बात की जा रही थी। और अगर इसको थोड़ा सा आपके ही शब्दों को मैं दुरुस्त कर दूं तो पढ़ने लिखने से मतलब यहाँ पर है साक्षरता या कि भाषा ज्ञान, और भाषा ज्ञान मतलब हिंदी। तो FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, ठीक है ना। तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो बुनियादी संख्या ज्ञान, साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लॉन्च हुई आई, उस NEP में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा था। चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि कक्षा 3 तक जो बच्चे कक्षा 3 के बाद कक्षा 4 में जा रहे होते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो कक्षा 3 के या कक्षा 2 के जो सामान्य भाषाई और गणितीय कौशल हैं वो अचीव नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो संख्या लगभग कितनी होगी, कोई आइडिया? कितने लाख? कितने लाख? कोई भी, अरे आप लपा मारिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम एक स्क्वायर को, इतने को हम एक मानेंगे, तो ये जो हमारा आया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ती हूँ, ये लंबाई हो गई और ये हमारी हो गई चौड़ाई। चौड़ाई में इसको थोड़ा नेगलेक्ट करेंगे। ये मैंने जो ये बनाया है, क्या बनाया, आयत की आकृति बना दी, ठीक है। ये लंबाई हो गई, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक और ये 1 2। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसे परिमाप नापना कि सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को दिखाएंगे हम, ठीक है। ये बहुत आसान है, हम बच्चे को दिखा सकते हैं। और सबसे आसान ये है कि हम कील के माध्यम से, अगर विद्यालय में नहीं है तो हम बना भी सकते हैं। फिर दूसरा सेम हमारे पास है, एक बच्चे को सर्कल, रेडियस और हमारे जो फैक्टर, सेगमेंट, ये सब समझने में, क्योंकि हमें प्राइमरी में हो या हम अपर प्राइमरी की बात करें तो हमें बच्चे की नींव तो वहीं बन रही है, बताएंगे। फिर लाइन के बारे में हम बताएंगे कि सर्कल होता क्या है। बहुत बड़े बड़े बच्चों से मैं, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्हें सर्कल की ना पर्टिकुलर डेफिनेशन बतानी नहीं आती है। मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाती तो मुझे लगता है कि यार क्या मतलब कमी रह जाती होगी कि इतना बड़ा बच्चा भी एक सर्कल की डेफिनेशन नहीं बता। तो हम बताएंगे कि एक पॉइंट फिक्स है, जहाँ पर हम, अगर हम फिक्स इतने में भी गए तो एक सर्कल बन गया। तो हम कहेंगे कि एक ऐसे सर्कल के सराउंडिंग जब हम फिक्स डिस्टेंस पे एक पाथ बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, उसको हम सर्कल बोलते हैं। तो ये रेडियस कहलाती है। फिर हम रेडियस से डायमीटर के बारे में बता सकते हैं। और ये है हमारे, अब ये है हमारे पास, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से नहीं जा रही है, ठीक है, ये टेढ़ी हो रही है ना, ये दिख रहा है ना, ये टेढ़ी हो रही है। तो अगर, क्योंकि हर किसी की एक पर्टिकुलर एक ही वो होगी, एक ही जीवा होगी, डायमीटर एक ही होगा ना, तो हम अब मैं अगर 2 पॉइंट है, 2 फिक्स पॉइंट है, अब अगर मैंने ये पॉइंट चेंज कर दिया, अब देखो ये लाइन टेढ़ी दिखेगी, या फिर अब मैं ये पॉइंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी ये सही नहीं बन रही है, तो हमें लाइन देखना पड़ेगा इसमें। अब इसके लिए मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए मेरे पास 2 गेम है, पजल गेम। अब जिन लोगों ने ये सॉल्व करा है उनको नहीं, आप लोगों को मैं ये दूंगी। इसका नाम है, ये भी सेम उसी फेस पर है, दोनों गेम खेल रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। आप लोगों को मैं आपको दे दूँ, ये गेम है, ये कॉम्पिटिशन ही समझ लें कि अभी 2 ही ग्रुप खेलेगा, तो उससे क्या पता चलेगा कि हाँ अदर लोगों में रहेगा कि हाँ ये बहुत सारे टीएलएम में ऐसे गेम है। तो एक गेम ये है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हिंट भी दे रखी है, ये ट्राइंगल से रिलेटेड गेम है। इसमें हमें ये बताना है कि ट्राइंगल कैसे बनेगा, क्योंकि ये कोई आकृतियाँ नहीं है, लेकिन इनको मिलाकर एक आकृति बनेगी जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज जब बनेगा तो त्रिभुज के 3 कोण भी आएंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों के माध्यम से हम त्रिभुज के कोणों का योग भी बताएंगे, ठीक है। तो ये 2 गेम है, आप दोनों खेलिए। आपके पास सिर्फ 3 मिनट है इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक पजल है। तो मैंने कल आपको ना आंसर नहीं बताया, आपने देखा होगा। जी सर, जी आपने मैंने इसलिए नहीं बताया आंसर क्योंकि कुछ चीजों को प्रश्न छोड़ देने चाहिए, ठीक है ना। और अगले दिन
उसको हम कैसे उसको कर रहे होंगे, मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए। हालांकि आजकल सब बिजी हैं, नवरात्रि चल रही है, लेकिन ये कैसे हम इसको प्रयोग इसका कर रहे हैं, और इसमें 3 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 7 भी हो सकते हैं, है ना। तो अभी आपको मैडम ने बताया होगा कि भाई ये जो ब्रह्मा टावर जिसका नाम है, जो इसकी जो आकार है, इसको सेम ऐसा ही रखना है दूसरे उस पर, लेकिन शर्त यह है कि क्रम से, मतलब बड़े के ऊपर बड़ा, छोटे के ऊपर बड़े के ऊपर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये नहीं कि आपने छोटे के ऊपर बड़ा रख दिया। और कौन से कितने तरह के, एक हमने इंटर में पढ़ा होगा क्रमचय संचय कॉम्बिनेशन, क्या नाम है, हाँ परम्यूटेशन। तो वो है कि कितने, मतलब इसका कुछ नियम है ना, इसका मैं आपको इसकी क्रिया विधि भी होगी, वो दिखा दूंगा कि कितने क्रम में वैसे ये हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि शुरू में हमें दिक्कत आएगी, और सबसे मेन बात है कि बच्चों का दिमाग इनसे बढ़ेगा। हाँ भाई कैसे रखें, जैसे चेस नहीं होता है, कैसे रखें, अच्छा इसके ऊपर ये, अब जैसे मैंने ये रखा, अब मैं इसको यहाँ रखूँगा, ठीक है ना। अब ठीक है, दिमाग में मेरी बात आ रही है, इसको क्या करूँ, अच्छा चलो यहाँ रखूँ, लेकिन ये गलत हो गया, फिर क्या करूँ, अरे इसको यहाँ ले जाता हूँ, फिर इसको यहाँ ले जाता हूँ। तो मन में क्या होगा कि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि कैसे कैसे होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बार सीख ले और अगर आप 5 दिन नहीं करोगे फिर भूल जाओ, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि सारे साथी इसको सीख लें, और बड़ी आसान तरीके से लकड़ी आती है, गत्ता आता है, उसके ऊपर लगा ले और इस तरह से ये बना ले, और बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं, ठीक है। शिवानी में आप ठीक ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छा लगेगा इसके बारे में थोड़ा सा। इसके ये 3 टावर है, इसमें बीच का हमारा हेल्पिंग टावर होता है, इस पर हम यहाँ ये वाला हमें गोल यहाँ पहुँचानी है सारे डिस्क, ठीक है। तो इसकी हम हेल्प लेकर हम इधर पहुँचाएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2 की पावर n - 1। इसमें हमें पता लगता है कि हमें कितने मूव में इसे यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो जैसे इसमें 5 है, इसमें कम भी होती है, किसी में 3 भी होती है, किसी में 5 होती है। तो उसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि हम कितने मूव्स में इसको इधर पहुँचाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 5 हुई, तो -1, तो 31 4 इसमें मूव्स हुए, तो हमें ये 31 मूव्स में इधर पहुँचाना होता है। लेकिन ऐसा है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो लगता है कि हम इसको कर पाएंगे, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस होती है तो हो जाता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम में कोई करता है तो इतने में नहीं हो पाता है। बट इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि सर ने बता ही दिया ऑलरेडी कि छोटा है तो इसके ऊपर नहीं रख सकते बड़े को। तो हम फर्स्ट इसको यहाँ लेकर गए, इसको यहाँ, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बड़ा है, मैं इन दोनों के ऊपर कहीं भी नहीं रख सकती इसको। तो अब हम छोटे को इसके और यहाँ पहुँचा देंगे मैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, पहले सर मैं अभी पूरा इसके बारे में बताऊंगी आपको। मैम एक बार क्योंकि मैंने पढ़ दिया था ना। क्या है ना, अब आप सोचिए मैम अभी बच्ची है, ठीक, क्लास की एक छात्रा है, उनको करने दीजिए, ठीक। गलत तो होगा ही नहीं भाई, हम भी भूल जा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, करने दीजिए फिर प्रश्न, तब अच्छा लगेगा, तो मजा आएगा आपको, करने दीजिए, देखते रहिए ना दिमाग। करने दीजिए पहले अपना करें। लेकिन ये वाला अपन लगाते हैं 2 की पावर 5 - 1। सर प्लीज बोलिए, थोड़ा देखिए। ये चैप्टर इस ग्रुप में मिले हैं ना, कक्षा 3 का पहला, कक्षा 4 का पहला, कक्षा 5 का पहला। शायद आप में से वो शिक्षक कम होने चाहिए जो एनपीआरसी बैठक में इन चैप्टर के डेमोस्ट्रेट हुए वहाँ। मैं आते हुए भी उर्मी से यही कह रहा था कि जिन शिक्षक साथियों ने उसमें ठीक से प्रतिभाग किया होगा ना, इन्हीं चैप्टर्स के डेमोस्ट्रेट किए हैं हमने ये पैटर्न। और कक्षा 6 का जो चैप्टर है
उसका तो अभी हम एक एग्जाम्पल भी रख देंगे कि पैटर्न की समझ को लेकर के। मुझे याद है मैं खुद गया हुआ था इसमें, ये कोलिडेक एनपीआरसी की बैठक में पिछले साल का चैप्टर है कि पैटर्न को लेकर के, सॉरी पिछले माह में वो डिस्कस हुआ है। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मेरे पास चैप्टर है और उस चैप्टर में अगर हम इसको कुछ बनाना है A4 साइज में, देना भी तो जिससे कि हमारे सब जानवर आ गए हैं वापस, हमें पता भी चल जाए और कोई समस्या ना हो। तो ये जब ऐसा सोच रहे थे तो हम यहाँ पर कोई एक सवाल बच्चों के अगर क्लासरूम में हम ये डाल सकते हैं कि वो क्या कर सकते थे कि अपनी जानवरों की उनको काउंटिंग भी कर लें और उनको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें बच्चे सोचेंगे, अपने एक्सपीरियंस को जोड़, अपनी ओर से कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, बच्चों का उत्तर कुछ भी हो सकता है। तो इस कहानी में फिर है कि उन बच्चों का एक कोई दोस्त था, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, अभी तो आपके पास कम जानवर हैं, आगे को आपके जानवरों की संख्या बढ़ेगी, तो आप ऐसा करिए, जब आप सुबह जानवरों को कमरे से निकालते हैं तो दीवार में एक कोई संकेत बना लें, जितने जानवर निकलते हैं उतनी लाइन खींच लें। हाँ, इस तरीके से लाइन। और जब शाम को दोबारा वो चर के आते हैं, कमरे में प्रवेश करेंगे, तो आप इनको काट लो। तो इस प्रकार ये हुआ कि उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उनका रोज का रोज हिसाब मिल जाता था। सुबह जितनी लाइनें बनती थी, शाम को वो लाइनें कट जाती थी, तो वो भी संतुष्ट थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। तो एक दिन जब उन्होंने सवेरे जानवर अपने गौशाला से छोड़े तो लाइनें जितनी थी, शाम को 2 लाइनें कटनी बच गई। तो उससे ये समझ गए कि आज हमारे शायद 2 जानवर, कुछ जानवर कम आए। तो वो लोग थोड़ा परेशान हुए, उन्होंने आसपास जाके गौशाला के चेक किया तो उनको थोड़ा सा आगे जाके खेत वेत में उनके 2 जानवर मिल गए। तो इस प्रकार ये कहानी है। तो वो इस कहानी से हम ये इसमें जो है एक्सपीरियंस, लर्निंग और पिक्चर और सिंबल। तो एक्सपीरियंस में तो मैं जहाँ तक है मैं यही जानता हूँ इस कहानी के हिसाब से, जो इसका शीर्षक है नाम में क्या है। जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो मुझे इसमें नाम में क्या है और इस कहानी का कोई कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं लगा। मैंने कहा इसमें तो कोई भी नाम नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने फिर इसको थोड़ा इसके देखे, क्वेश्चन देखे और इसमें थोड़ा वो अध्ययन किया तो हमने ये देखा कि केवल नाम के ही द्वारा हम, देखिए बच्चों को स्कूल में कुछ आए ना आए, वो हर प्रकार के बच्चे होते हैं। कक्षा 3 का पाठ है तो मैं ये जानता हूँ बच्चे कम से कम अपने साथ वाले बच्चे का, अपनी क्लास में कौन पढ़ते हैं उनका नाम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने मित्रों की। तो इसमें हमें ये दिखाया गया है कि हम नाम के ही द्वारा, कि ये जो काउंटिंग है 1 से 20 तक, कम, ज़्यादा, बड़ा, छोटा, इसको हम नाम के द्वारा किस प्रकार गिनती में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ गतिविधियां बना रखी हैं और इसके जो आगे की गतिविधियां हैं ये सब लोग शेयर करें। और इस पार्ट में कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमने लिखे हैं। ये 2 अंकों की संख्या को पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। लंबाई, दूरी तथा बर्तनों की धारिता का अनुमान लगाते हैं। सप्ताह, दिनों, माह तथा वर्ष को पहचानते हैं। तो सर इस
इसमें है नाम में क्या है अनुभव। हम पहले बच्चों से ये लेंगे कि बच्चों को पूर्व में क्या क्या ज्ञान है, क्योंकि हर बच्चा जो है पहले से कुछ न कुछ सीख के आया हुआ होता है। तो हम उसके अंदर की बात यानी कि उसके ऊपर क्या चल रहा है उसके दिमाग में, उसके बारे में पूछेंगे। जैसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे आपके घर में कौन कौन से जानवर हैं, उनको पता है कि जानवरों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे जानवरों में गाय है, बकरी है, घोड़ा है या कुत्ते बिल्ली, ये जानवरों में आते हैं तो उनको जानवरों का बोध है। बच्चे बताएंगे हमारे घर में ये जानवर है। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे क्या आप दूध भी पीते हैं, तो बच्चे बताएंगे जी हम दूध पीते हैं। फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप जो दूध किसका दूध पीते हैं, जैसे कोई किसी के यहाँ भैंस है तो भैंस का बताएंगे, गाय है तो गाय का बताएंगे, या हो सकता है किसी के यहाँ बकरी का भी हो। तो वो अपना अनुभव, उनको जो भी पूर्व ज्ञान है उसको बताएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की शिक्षा उनको क्या करना है, फिर आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि बताया मैंने, तो इसमें एक गतिविधि है। जैसे इस जो पाठ का है, जो मुख्य है कि भाषा में हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे बताएंगे कि छोटे बड़े का अंतर कैसे करें। तो जैसे यदि हमारे यहाँ क्लास सीमित है, पहाड़ों में क्लास सीमित है, तो अगर बच्चे कम हैं तो उनको कहेंगे बच्चों आओ एक एक करके ब्लैक बोर्ड में अपने अपने नाम लिखो। तो सारे बच्चे अपना क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। फिर उन्हें कहेंगे अच्छा ये बताओ, सारे बच्चों ने जैसे 10-12 बच्चे नाम लिख दिया, तो जो 3 बड़े हैं उनमें सर्किल कर दिया और पूछा बच्चों ये बताओ सबसे छोटा जिसमें कम अक्षर आ रहे हैं वो कौन है, और सबसे ज़्यादा अक्षर जिस सामने आ रहे हो कौन है। तो बच्चे से सर्किल करवा दिया। तो बच्चे को थोड़ा सा ये भाषाई कौशल में थोड़ा सा उसको ये अनुभव अच्छा होगा कि छोटा क्या है बड़ा क्या है। ठीक है, ऐसी एक गतिविधि करा दी उनके अनुक्रमांक में। जैसे 12-14 बच्चे हैं, हाँ यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो कहा भाई अपने अपने कॉपी में अपने नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद उनसे पढ़वा दिया और बच्चों से पूछा भाई कि किसके नाम में ज़्यादा अक्षर आ रहा है, किसके नाम में कम अक्षर आ रहा है। तो उसके हिसाब से बच्चे को छोटे और बड़े का ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार हम कार्ड्स के माध्यम से रोल नंबर वाइज लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 से 20 तक जैसे लिख रखा है। उसमें जैसे 2 बच्चों का हमने नाम लिया, एक रेखा और एक जगदीश है। तो रेखा का अनुक्रमांक है 3। तो एक बच्चे को रेखा को उठा के हमने कहा अपना अनुक्रमांक लिखो और शब्दों में लिखो, तो 3 लिख दिया। ठीक है, सिंबॉलिक नहीं, 3 लिखा शब्दों में। जगदीश को उठाया तो उसने 18 लिखा। फिर उन दोनों से पूछा या क्लास से पूछ लिया कि बच्चों किसके नाम में ज़्यादा अक्षर है, रेखा के या जगदीश के, सॉरी किसके अनुक्रमांक में ज़्यादा अक्षर है, रेखा के या जगदीश के। तो रेखा का कितना 18 है और जगदीश का 18 है और रेखा का कितना है 2 है, 3 रोल नंबर है। तो इस टाइप से उनको हम भाषा का ज्ञान करा सकते हैं। बाकी जो अगली गतिविधि है वो मैडम भाषा के बाद क्रम आता है पिक्चर का। तो हम पिक्चर दिखाकर बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे। जैसे पशु पक्षी के कुछ चित्र लगा दिए और उनसे पूछा कि इसमें दल बनाए, 2 दल बनाए हमने, पहला दल और दूसरा दल। पहले दल की शर्त ये है कि पहले दल का जो नायक होगा वो सबसे बड़े नाम वाला होगा और दूसरे दल का नायक होगा वो सबसे छोटा नाम वाला होगा। तो जितनी ये पिक्चर है उसमें बच्चे ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा नाम किसका है। तो पिक्चरें लगाई हुई है चमगादड़, बकरी, लंगूर, छिपकली, घड़ियाल और गिलहरी, हिरन, चूहा, कबूतर। तो सबसे छोटा नाम किसका है, चूहे का। इसमें 2 अक्षर हैं, बच्चे बता देंगे। और सबसे बड़ा नाम चमगादड़ का है, इसमें 5 अक्षर दिए हुए हैं। तो फिर बच्चे से फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सबसे बड़े नाम वाला जानवर कौन सा है। बच्चे ने अक्षर ढूंढने में है, एक्टिविटी कर ली है तो वो बता देंगे चमगादड़ है। सबसे छोटे नाम वाला जानवर कौन सा है, चूहा। पहले दल के नायक के नाम में कितने अक्षर आते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बता देंगे 5। दूसरे दल के नायक के नाम में कितने अक्षर आते हैं, बता देंगे 2। यहाँ अक्षर भी डाल सकते हैं हम बच्चे जब गिनेंगे तो, लेकिन वो बाद में है सिंबल पहचानने का। सबसे लंबा नाम किस जानवर का है, तो वो बताएंगे इसमें पिक्चर देख के। चमगादड़ का। सबसे छोटा नाम किसका है,
चूहे का। फिर बाद में बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा शांत हो जाइए सर। इससे भी बड़े जानवर कोई हो उनका नाम लिख के लाइएगा, उनके लिए क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे तो सर एक गतिविधि है, लास्ट की सिंबल को सर थोड़ा सुन लीजिए सर। लास्ट गतिविधि सिंबल गतिविधि है। तो इस सिंबल गतिविधि में हम बच्चों को गिनती लिख करके बता सकते हैं कि 1 से 50 की गिनती लिखी हमने बीच में। और बच्चों बताओ इसमें सबसे कम अक्षर किस में है, ज़्यादा अक्षर किस में है। तो बच्चे बता सकते हैं कि सर इसमें कम अक्षर है, इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे हमने लिख के 2, 55, 1, 10, 18, 4। तो बच्चे सिंबल के माध्यम से, जैसे ये है, 1 अक्षर वाले कितने अक्षर है, ये है 2 है। 3 अक्षर वाले कितने शब्द है, 2 है। 55 है, ये 4 अक्षर वाले 2 शब्द है, 55 और 18। 2 अक्षर वाले 1, 10, 4। इस तरह बच्चों सिंबल के माध्यम से हम बच्चों को संख्या का बोध करा सकते हैं कि 1, 2, 3, 4। अगला है पासे व अंक की संख्या बोध से। पासे के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं, गिनती का अभ्यास करा सकते हैं। पासा दिखाया अगर नहीं है तो, या किसी कागज में, शायद लूडो का पासा स्कूल में विद्यालय में होता ही है, तो उस पासे के माध्यम से बच्चा बता सकता है कि यहाँ 1 गोला है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे पासे के माध्यम से हम बच्चों को मतलब गिनती का अभ्यास करा सकते हैं। सर थोड़ा ताले बजा दीजिए। संक्षेप में आपको सुनाना चाहूँगा। इस कहानी में ऐसा है कि 2 छोटे बच्चे हैं, देवा और दीपू। तो इन बच्चे गौपालक परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इनका क्या है कि ये सवेरे गाय को लेके जंगल में चराने जाते हैं और शाम को जब गाय इनके जानवर वापस आते हैं तो ये उनको अंदर कमरे में अपने गौशाला में रख देते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन बच्चों के मन में एक जिज्ञासा आई। इन्होंने कहा कि हम ये गाय तो हम रोज ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, किसी दिन अगर हमारी कोई गाय छूट जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सारे जानवर आ गए हैं या नहीं। लेकिन ये स्पेसिफिक ऐसी अप्रोच क्यों कि पहले एक्सपीरियंस ये कहाँ कनेक्ट हो रही है? एक जो बच्चा है सर ना, उसे गिनती नहीं आती सर, ना सिंबल आता है, 1, 2, 3, उसे पता है 1, 2, 3, 4 गिन देगा। तो कहीं तो उसको पहले का ज्ञान है थोड़ा। आप देखें एक बार, देखिए फिर मैं देखूँगी। अच्छा हिंदी में क्यों नहीं है ये? उसमें भी तो समझाना ही है, उसमें गणित में ये गणित अमूर्त विषय है ना, में तो कोई। देवेंद्र सर और हेम पांडे सर, हमारा टॉपिक है कक्षा 5 की किताब का। तो मैं जिसको अभी एक गतिविधि से ही शुरू करूँगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं क्लास में हूँ, क्लास एक्टिविटी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हमारे बच्चे हैं, तो बेटा ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, दिख रहा है? तिकोना जैसा दिख रहा है। तो इसको पहचानते हैं आप? त्रिभुज तो है। और उसको हमने खोल दिया था, कुछ दिख रहा है आपको? पेड़ जैसा लग रहा है। अब अगर हम इसे देखें तो मछली जैसा दिखे, मछली जैसा है। सुना है मछली आपने? देखी भी है? देखी है? कहाँ देखी है? पानी में। पानी में? कहाँ के पानी में? नौले में? नदी, गाड़ एक ऑफिस में भी रखते हैं। अच्छा, ये इसी तरह की होती है और अलग अलग भी होती है, अलग अलग टाइप की भी। अच्छा, सबसे बड़ी कितनी कहाँ देखी थी आपने? एक बार वहाँ नदी में गई। तो आपको मछली से कुछ कविता भी आती है? मछली जल की रानी है, जिंदा उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। शाबाश। और भी? तो अभी एक्टिविटी थी हमारी, एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी स्टार्टिंग थी। तो हमारा जो टॉपिक है मछली उछली। इस टॉपिक का नाम मछली उछली इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चों को रंग बिरंगी मछलियाँ बहुत पसंद होती हैं। तो उसी को बेस बनाकर इसमें कुछ
और धारणाएँ हम बच्चों को सिखाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक्सपीरियंस बच्चों के लेंगे यहाँ पर। सर आगे ये एक्सपीरियंस जो आगे टॉपिक में, तो यहाँ जापान में तीन पंक्तियों में कही जाने वाली कविता हाइकू से शुरू होता है। तो उसकी ये पहली जो लाइन है, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। फिर दूसरा हाइकू है, तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। तो बच्चों से हम कविता पढ़ेंगे, कविता के ऊपर पढ़ो, ऐसा लग रहा है जैसे कहानी के ऊपर। गहरे समझ में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आना चाहिए। मतलब जब हम क्लास में जा रहे हैं तो थोड़ा सा, और जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे ट्रेनिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा एक्शन से भी होगा कि गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से, तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। तो थोड़ा सा क्या लगता है कि समा बन जाता है। देखो अभी कोई हल्ला नहीं करेगा, आपको सुनेंगे। अगर आपकी आवाज अच्छी होगी तो आपको सब सुनेंगे, और हमारे बीसी जी और मनोज जी आपको बातें नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा जरा हंसी के लिए सर प्लीज मनोज जी। अरे क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो अभी हो ही गया था कि कहा बच्चों से, तो बच्चों ने कविता सुनाई थी। फिर बच्चों को उनके एक्सपीरियंस, मछली का चित्र निर्माण के लिए हम कहते हैं तो चित्र बनाते हैं, और मछली का चित्र वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करके निर्माण करवाया जाएगा। और कपड़ों पर भी अगर आसपास हो तो दरी में या उनके पास कोई डिजाइन ढूंढो या कपड़ों में किसी का, तो बच्चे ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम ऐसा भी कहेंगे, देखो आपकी क्लास में या आपने कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जिसकी आँख थोड़ी मछली की जैसे मिलती जुलती हो, तो बच्चे अपना अनुभव शेयर करते हैं और बताते हैं हाँ मैंने फला आदमी देखा या यहाँ पे गया, क्लास में इसकी आँख मछली जैसी है। तो ये बताने का अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है यहाँ पे। तो उसके बाद हम दूसरा फिर कुछ ये पिक्चर में जाते हैं। जैसे एक एक्टिविटी बुक है ना हमारी क्लास, मतलब हमारे स्कूलों में, तो उस एक्टिविटी बुक में इस तरह के डॉट बने हुए हैं वर्ग के शेप में। तो ये इस पे बच्चों से हम कहेंगे कि बच्चों ये शीट है, इस पर आप मछली का चित्र बना सकते हो। तो ऐसे कुछ तिकोने वर्ग का यूज़ करके वो मछली के चित्र बनाएंगे। ये उनके एक्सपीरियंस पर होगा आधारित। और ये यहाँ पे जो TLM सिखाया गया था, 10 ग्राम से जो हम शेप बनाते थे, तो उस 10 ग्राम का यूज़ करके ये मछली का कुछ इस तरह से शेप बनाया गया है। ये इसके बाद ये रंग बिरंगी मछलियाँ हैं जो कि पानी में देखी होंगी बच्चों ने। ये अलग अलग टाइप की मछलियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की। और जनरली अगर हम बच्चों से कहते हैं कि मछली का चित्र बनाओ, तो वो ऐसी कुछ मछली का चित्र बनाते हैं। अब अगर हम दिखाते हैं बच्चों को कुछ चित्र, हम बच्चों को यहाँ पे दिखा रहे हैं ये, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी मछलियाँ हैं? दिख रहा है? कि सबसे पहले ऑक्टोपस है, क्या ये मछली है? आप बताइए क्या ये मछली है? नहीं है। और उसके बाद झींगा मछली है, स्क्वीड ये भी मछली होती है। उसके बाद ये जेलीफिश ये भी मछली है। उसके बाद केकड़ा नहीं है। तो क्या पता बच्चों को ये पता हो ना हो, ये तो पता ही होगा कि ये मछली नहीं होता है, बाकी में कंफ्यूज करेंगे। और ये स्टार फिश ये भी नहीं है। हाँ, ये फिश है बोलते हैं, लेकिन ये मछली नहीं है। तो बच्चों से ये हम परिचर्चा करेंगे बच्चों से कि बच्चों जो समुद्र में या नदी नालों में या तालाब में या बड़े बड़े पानी के स्रोतों में जो जीव पाए जाते हैं वो सब मछलियाँ नहीं होते हैं। मछली कई अन्य आकार की भी हो सकती है, ना कि ऐसे ही नहीं होती है। मछली इसी आकार की नहीं होती है, बल्कि वो इस आकार की भी हो सकती है, इस
फिश आकार की भी हो सकती है और ये जेली फिश जैसी भी हो सकती है। मछली के आकार, लंबाई व वजन के बारे में हम बच्चों के अनुभव और उनके विचारों पर चर्चा करेंगे। हम बच्चों से कहेंगे कि आपने कभी व्हेल मछली का नाम सुना है? तो व्हेल मछली कितनी बड़ी होती होगी आकार में, बताने का प्रयास करेंगे कि कितनी होती होगी। आप ही लोग बताइए कि कितनी बड़ी होती होगी। क्या वो मतलब इस हॉल में बताइए कि वहाँ से यहाँ तक पूरी आ जाएगी, पूरे हॉल के बराबर आ जाएगी इतनी बड़ी मछली। तो बच्चे बिल्कुल सरप्राइज हो जाते, क्या इतनी बड़ी व्हेल मछली होती है? हमने तो छोटी छोटी मछलियाँ देखी है, तो व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है। तो हम बच्चे से कहेंगे कि एक बच्चे का जनरली 25 किलो एक बच्चे का वजन होता है। तो बताओ कितने बच्चे मिलकर एक व्हेल मछली बराबर जितने बड़े हो जाएंगे? तो बच्चे 25, 25, 25, 25 ऐसे जोड़ भी सकते हैं और वो सिंबल पे आगे आएगा, या फिर गुणा करके भी बता सकते हैं कि वैसे इसमें दिया है कि 16,000 किलो की मछली होती है। एक व्हेल मछली जो है 16,000 किलो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और हम आपसे कहेंगे, आप अकेले ज़्यादा सेफली महसूस करते हो या जब ग्रुप में होते हो तो तब ज़्यादा सेफली महसूस करते हो? आप बताइए। अगर आप अकेले कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं तो ज़्यादा सेफली महसूस करेंगे, या अभी हम ग्रुप में हैं तो हम ज़्यादा भी सेफ हैं, या हमें ज़्यादा सही लगता है ग्रुप में सेफ है? तो ऐसी मछलियाँ भी जो है पानी के अंदर ग्रुप में रहना पसंद करती हैं और उनके ग्रुप को स्कूल कहते हैं। तो ग्रुप में क्योंकि छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और उनको कोई बड़ी मछली खा ना जाए, इसलिए वो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। तो ये बच्चों से जुड़ गया कि हम भी जो है ग्रुप में रहना ज़्यादा सेफ रहते हैं हम ग्रुप में। और ये कुछ मछली की पिक्चर है जो कि इस तरह से ट्रायंगल का यूज़ करके, मोस्टली ट्रायंगल का यूज़ करके ही मछली ज़्यादा अच्छी बन रही है यहाँ पे। और इसके बाद हम सिंबल पे जब आते हैं तो हमने जो ऊपर के 2 टॉपिक देखे, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, उसी में हमने पिक्चर का बहुत सा यूज़ कर लिया था। तो पिक्चर अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने स्टार्ट में वो दिखा दिया है। इसके बाद लास्ट में जो बचता है वो सिंबल की बारी आती है। बच्चों को अब सिखाना पड़ता है कि कैसे मछली की बाज़ार में व्यापार हो रहा है, कैसे मछलियाँ बिक रही हैं, कैसे सूखी मछलियाँ बिक रही हैं, कैसे जो ताज़ी मछलियाँ हैं वो बिक रही है। तो उनका वज़न सूख के घट जाता है और जो ताज़ी मछलियाँ होती हैं उनका वज़न बढ़ा हुआ होता है। तो इस टाइप की चीज़ें हम सिंबल में उन्हें बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके अनुमान से ताज़ी मछली कितने किलो की हो सकती है। तो बच्चे बताते रहेंगे, तो उनको हम आंकड़ों के रूप में लिखते भी रहेंगे। जैसे वो बता रहे हैं कि 5 किलो की मछली है तो उनको आंकड़े सिखाएंगे 5 किलो, आगे दिखाएंगे भी किलो कैसे लिखते हैं। उन्हें नाव के बारे में बताएंगे, उन्हें मछुआरों के बारे में बताएंगे कि मछुआरे मछलियों को पकड़ने जाते हैं नाव में, जाल फेंक के पकड़ के लाते हैं। तो उन्हें ये भी बताया जाएगा कि एक जो बोट है, छोटी बोट कम मछलियाँ लाती हैं, बड़ी मशीनी जो बोट है वो बड़ी ज़्यादा मछलियाँ लाती हैं। उसके हिसाब से उन्हें बताया जाएगा कि जो छोटी नाव है वो किस हिसाब से, मतलब कितने चाल से चल रही हैं और कितनी मछलियाँ ला रही हैं, उन सबको आंकड़ों के रूप में लिखा जाएगा। बच्चों के सामने एक टेबल बनाई जाएगी और उन्हें ये भी बताया जाएगा कि जो मछुआरे हैं वो अपनी नाव में कम से कम, इससे पहले तक बच्चों ने पढ़ रखा था कि 1000 और लाख क्या होता है। उन्हें बताया जाएगा कि मछुआरे 100 लाख मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। उन्होंने इससे पिछली क्लास में पढ़ रखा था कि 100,000 को हम 1 लाख कहते हैं। कक्षा 4 में उन्होंने पढ़ा था 100,000 को हम उन्हें 1 लाख कहते हैं। इस बार उन्हें बताया जाएगा कि 100 लाख को 1 करोड़ कहा जाता है। तो इस हिसाब से करोड़ का सिंबल कैसे, कितने जीरो आते हैं, ये भी बताया जाएगा। और ये 100 की पावर को भी दिखाया रहा है कि इसमें पावर का भी बहुत ज़्यादा यूज है कि जैसे जो लकड़ी वाली नाव है वो कम पावर की, मतलब कम मछलियाँ ला पा रही है, और जो मोटर बोट वाली नाव है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मछलियों को ला रही है। जैसे 6000 किलो मछलियाँ ले आ रही है वो, लेकिन जिसमें की पावर कम है वो कम मछलियाँ ला रही है। तो बच्चा इसमें भार का, और ये सिंबल होता है ना जो ऐसे मुँह खुला वाला, ज़्यादा भार, तुलना करना, इक्वल और बड़ा छोटा वाला, वो सिंबल भी बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। और मौखिक गुणा करना भी सीख रहे हैं।
जैसे एक मछली 20 रुपए किलो है, तो 2 मछली कितने की हो जाएगी, क्योंकि गुणा कर लेंगे 40। वो या तो गुणा करेंगे या जोड़ की संक्रिया सीख रहे होंगे ना, बताया जाएगा कि बार बार एक ही संख्या को जोड़ रहे हैं। हम 4 किलो कहा तो एक ही को हम 4 बार जोड़ रहे हैं, तो उसके साथ ही बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। गुणा का सिंबल सिखाया जाएगा और उन्हें गुणा करना भी सिखाएगा। हमारा टॉपिक है ईंटों से बनी इमारत। हम पहले बच्चों को एक्सपीरियंस में बताएंगे। बच्चों को एक वास्तविक ईंट दे सकते हैं, कोई भी इस तरह का ब्लॉक दे सकते हैं जो ईंट जैसा दिखता है। पहले तो बच्चों से यही पूछेंगे ना, क्या तुमने ईंट देखी है, कैसी होती है? तो बच्चे क्या उनका क्या आंसर हो सकता है? आप में से कोई बताएगा? ईंटें बच्चे कहाँ देखी होंगी? बच्चों ने ईंट देखी है, कहाँ देखी है? ठीक है, तो वो कैसे दिखती है? ठीक है, अब हम उसको हमें पता लगा कि बच्चे को ईंट के बारे में पता है कि उसने ईंट देखी है। ठीक है, तो उसमें हमने उससे क्वेश्चन किया, फिर हम बताएंगे, हम दिखा रहे हैं उसको कि हम ये कोई ईंट है, उसको बोलेंगे कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। क्या कोई आंसर करेगा इसका भी? ईंट से क्या क्या बनाया जाता है? घर बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब बहुत से आंसर आते हैं बच्चों के। इससे हम उनको बता सकते हैं कि ईंट से हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ईंट के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि ईंट की कितनी सतहें होती हैं। सतह होती है ये जैसे हमने दिखाया उसको बॉक्स। पहले हम पूछेंगे किसी को पता है कि सतह क्या होती है उसकी? ठीक है, अगर बच्चों को पता है या हम फिर बताएंगे ये जो फेस है इसको सतह बोलते हैं। तो क्या किसी को दिख रहे हैं? क्या बता सकता है कोई इसमें कितनी सतह है? काउंट करके कितने फेस हुए? ठीक है, बच्चों के मतलब एग्जैक्ट आंसर कोई दे पाता है। फिर हम बताएंगे कि मैंने इसलिए कलरफुल एक बनाई है जिससे कि इसके फेस अलग अलग काउंट कर पाए बच्चे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी सतह है? 8। इस तरह से सतह तो 6 हुई ना, सॉरी 6 हुई। 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 सतह हुई। ठीक है, आप बच्चों को ठीक है, वो दरअसल 6 और 8 का ना सतह का मीनिंग है कि हम कैसे इसको रख सकते हैं। जैसे एक सतह ये के बाद वो नहीं दिख रही, एक सतह ये है 2, एक सतह ये है 3, एक सतह ये है 4, एक सतह ये है 5 और एक सतह ये है 6। दरअसल काउंटिंग सतह बताने का तो सबसे आप लोग ले लीजिए ना, उसमें भी आप देखिए तो एक अच्छे तरीके से आप बता। नहीं, वो सही है सर। दरअसल इससे क्या है, सतह दरअसल इस एग्जाम्पल को लेने में बच्चा इसको देख तो सकता है लेकिन फील नहीं कर सकता ना। अगर हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं तो छोटे एग्जाम्पल से बच्चा खुद ब खुद फील कर सकता है कि हम सतह को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। सतह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे करके अब स्टेबल है। एक सतह है, ये 2 सतह है, ये इसकी तीसरी सतह है, चौथी सतह है, ये 5वीं सतह है और ये 6ठी सतह है। तो इस आधार पर इसको बताया जा सकता है। हम उनसे पूछेंगे कि कोने क्या होते हैं, कोने बताएंगे। फिर हम उनको कोने और किनारे 2 चीजें होती हैं, किनारे ये और कोना ये। ठीक है, तो हम खुद उनसे बोलेंगे कि पहले ये बताओ, कोई काउंट करके बताएगा कि इसमें कितने कोने हैं, कोई किनारे बताओ। ठीक है, जब उनके आंसर आ जाते हैं तो फिर हम उनको बताते हैं कि ये जो सतह होती है वो किनारा होती है और इस पॉइंट को हम कोना कहते हैं। फिर हम काउंट करके बता सकते हैं उनको। ठीक है, और ईंटों से मोस्टली इस चैप्टर में पैटर्न के बारे में बताया गया है कि ईंटों के पैटर्न कितनी भी तरह से बन सकते हैं। सर्कुलर बन सकता है, जिगजैग बन सकता है, बहुत तरह के इससे पैटर्न बनते हैं। मैम आप बताओ। मैम ने एक्सपीरियंस के लिए बताया। एक्सपीरियंस में हमारा जो ELPS है उसमें मैम ने एक्सपीरियंस बताया। आप एक्सपीरियंस करके ये देखिए शेप्स है, इसमें आप बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, छुएगा उसको लैंग्वेज, उसके बाद आता है लैंग्वेज।
लैंग्वेज में हम बच्चों को गणितीय भाषा से अवगत कराते हैं कि भाई इस चैप्टर में आपकी हम कौन सी गणित भाषा यूज कर रहे हैं। ये बच्चों से हम कैसे बताएंगे, जैसे हम उनको कहेंगे कि बेटा ये क्या है, ठीक है। अब इसमें किनारे और कोने उन्हें बता सकते हैं हम इसमें। अब इसके बाद हम इससे गिनती करवा सकते हैं, उसको कोनों की गिनती करवाना, ये आ जाएगा लैंग्वेज में। इसके बाद हमने विभिन्न तरह के इसमें एक्सपीरियंस में पैटर्न लगाए। देखिए ये पैटर्न है, ये जैसे कि ये घनाभ का पैटर्न आ गया। यहाँ से ईंटों से बनी इमारत में दीवारों पे कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। एक्सपीरियंस में हम बच्चों से ये करवा सकते हैं कि देखो बेटा ये पैटर्न बना है, आप इसी से कैसे इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चा उसको बनाएगा तो उसे अनुभव होगा कि हाँ भाई ऐसे करके ये पैटर्न बना है, और उसकी समझ बढ़ेगी कि अनुभव उसने किया कि ये ऐसे पैटर्न है। फिर लैंग्वेज में सर हम उसमें बच्चों को बता रहे हैं, इसका आकार बता रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, हम इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, कोनों की बात कर रहे हैं, सतह की बात कर रहे हैं। और एक चीज हम इसमें और कर सकते हैं सर, जैसे हम बच्चों को चित्र दिखा करके उस पैटर्न में आपकी ईंटों की संख्या को गिनो, कितना है, गिनती से परिचित हो सकता है उसमें। वो उसी से वो जोड़ भी सकता है कि इसमें एक लाइन में 10 ईंटें हैं, तो बताइए दूसरी लाइन में गिनो, फिर ये टोटल कैसे बन गई। और इसी से बच्चे का लैंग्वेज सीखेगा वो अलग अलग टाइप मैथ से रिलेटेड, जैसे गुणा की एक्टिविटी हो सकती है, और जोड़ की हो गई, गुणा की हो गई, और थोड़ा सा आइडिया हम आयत की वो परिभाषा सीख लेगा इसी से, और इसी से घनाभ की भी सीख लेगा, वर्ग की सीखेगा। वर्ग हम बच्चा बता सकता है कि वर्ग क्या होता है, क्योंकि वर्ग हम उसको छू के दिखाएंगे बच्चे को। छू के जैसे हमारे पास काउंटर्स होते हैं स्कूल में, जो किट में मिलेगा मैथ्स किट में, तो बच्चा काउंटर, छोटा काउंटर लेके उसमें वो सतह, पूरी सतह भी देख के छू के वो देख लेगा कि सतह क्या है, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्लास के अंदर कुछ ऐसा कोई अगर हमारे पास ऐसे स्क्वायर का कोई कार्डबोर्ड से अगर हमने बनाया है, या फिर उसी से उसका फिर हम स्क्वायर बना के रख लेंगे, कार्डबोर्ड के हार्डबोर्ड से बना के जब रखेंगे तो उससे भैया बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे, तो एक्सपीरियंस के साथ उसको ये भी पता चलेगा कि इसके चारों कोने भी बराबर होते हैं, इसमें कोण भी होते हैं, इसमें कोने भी हैं, इसकी सतह भी है, इसकी और इसकी परिभाषा निकल के ये आएगी। वो वर्ग की परिभाषा भी बता लेगा वो, और आयत की परिभाषा भी बता लेगा, और उसके बाद उसी के साथ घनाभ की परिभाषा भी बता लेगा साथ ही साथ। इसी क्रम में जैसा कि हमारा जो चैप्टर मिला था क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर था ईंटों की इमारत। जो ये ईंटों की इमारत जो चैप्टर है ना क्लास 4 में, अगर आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, ये रियल घटना पे है। ये पश्चिम बंगाल में एक जगह मुर्शिदाबाद करके जगह है, वहाँ पर एक पुरानी इमारत है जिसमें मतलब एक ईंटों के पैटर्न है। तो ईंटों के जो पैटर्न है वो 2000 पैटर्न है उसी इमारत में, 2000 पैटर्न है, और ये करीबन 600 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है। तो उसी को इसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो इस पे कुछ पिक्चर हमने उसमें लिए हैं, वो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी छोटी पिक्चरें हैं इसमें, मतलब इतनी 2000 पिक्चर तो यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकती है, लेकिन उसके कुछ प्रारूप हैं जो वो इस प्रकार हैं। बात पैटर्न की है, तो सिंबल पे आते हैं लास्ट में। सिंबल में दरअसल ये सिंबल, ये क्रम दिखाने का एक प्रक्रिया है। जो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हैं, बाकी हम रोजमर्रा की लाइफ में भी इस रूप से हम बढ़ते हैं। जैसे एक ट्रायंगल दिखा रखा है, फिर सर्कल दिखा दिया, रेक्टेंगल दिखा दिया, ट्रायंगल दिखा दिया, तो 2 आगे को छोड़िए कि आगे कौन सा क्रम आएगा। जैसे इधर लिखा है A-B-C, तो यहाँ पे कौन सा क्रम आएगा, फिर नेक्स्ट है E, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा। ये पैटर्न को पकड़ करके, जैसे ABCD है तो वो उस पैटर्न को पकड़ करके आगे बढ़ लेगा। काउंटिंग में हमने 1 2 3, फिर हमने ये अगले छोड़ रखे हैं। इसमें पैटर्न में वो इस गिनती को भी आगे बढ़ा सकता है, या फिर वो अगेन 1 2 3 को ही रिपीटेशन में कर सकता है। दोनों ही पैटर्न में काउंट हो सकता है। अगर वो आरोही क्रम में आगे बढ़ाता है या फिर 1 2 3 के रूप में आगे बढ़ाता है, दोनों को ही पैटर्न में हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 4 6, फिर हमने ये छोड़ रखा है, ये इसी को भी रिपीट कर सकता है, अदरवाइज इसको 2 4 6 8 10 इस रूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी ये पैटर्न की बात आ रही थी, हमने देखा कि जैसे हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन कर रहे थे सर, तो अगर उसमें भी अगर नियमबद्धता हमारी छूट जा रही थी तो वो पैटर्न डिस्टर्ब होने से
प्रेजेंटेशन भी उसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो इसमें अब चूँकि पार्ट तो पूरा हो गया, इसके सीखने के प्रतिफल जो हैं हमने ये जो स्लाइड चली थी उसमें से लिए थे कुछ, कि इस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें सीखने के प्रतिफल क्या क्या हो सकते हैं करके। तो 3 अंकों एवं 3 अंकों से बड़ी संख्याओं को बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। वो यहाँ जब पैटर्न हम उनको सिखा रहे होंगे तो उसके साथ साथ वो सब चीज़ें समाहित कर रहे होंगे। 2 एवं 3 अंकों की संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा भाग करते हैं। तो ये पैटर्न गुणा भाग करते हुए आगे चल रहा है। तो ये पैटर्न के साथ साथ लंबाई, वजन, धारिता, समय का मापन करते हैं। जैसे ईंट ली थी हमने तो उसको नापना हो गया, उसका कितना वजन है, धारिता है, ये सब चीज़ें। संख्याओं का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अब जब ये पैटर्न सीख ले रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अपने दैनिक जीवन में भी उसको यूज़ कर पा रहे हैं। अपने परिवेश के विभिन्न आकृतियों के बारे में समझ अर्जित करते हैं। तो परिवेश में जितनी भी उसके ये पैटर्न बनते हैं हमारे मकानों से संबंधित, पत्तियों, फूल, हर चीज़ में, तो उनको उनकी भी कुछ समझ बना पा रहा है। तो धन्यवाद बहुत। हम भद्र तरीके से करते हैं तो हमारा पूरा दिन का जो दिनचर्या होना है वो सही तरीके से पूर्ण होती है। अगर हम उसमें लेट हो जाएं, अगर हमें उठने में देर हो जाए तो उस दिन का हमारा जो पूरा पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, यानी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो ये हम आय व्यय का हम हिसाब रखते हैं, जिसको हम बजट कहते हैं, उसमें हमारी जितनी आय है उसी हिसाब से अगर हम व्यय करेंगे, यानी एक पैटर्न के अनुसार कि कहाँ पर हमने कितना खर्च करना है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो बजट का पैटर्न है वो भी सही रहेगा। यदि हम उसमें पैटर्न को चेंज कर देते हैं, कहीं पर तो हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं, कहीं पर हम कम खर्च करते हैं, तो पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको दूसरे विषयों से भी लिंक कर सकते हैं। जो हमारे अन्य विषय हैं जैसे विज्ञान हो गया, कला हो गई, कंप्यूटर हो गया, वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। अब उसका किस तरीके से प्रयोग होता है वो हमने आगे को तरीके से उसको चालू रखते हैं। हमने जो है पैटर्न के बारे में ये निष्कर्ष निकाला कि खेल खेल में छुपा हुआ नियम। पैटर्न जो है खेल हम खेलते हैं लेकिन उसमें जो कोई नियम है, खेल खेल में छुपा हुआ जो नियम है उसको हमने पैटर्न माना है। अब ELPS में जो आगे जो भी टॉपिक मिले थे जिनको जैसे मछली उछली किसी को इस तरह से, तो टॉपिक देख के लगता है कि गणित सिखा रहे हैं पर किसी और माध्यम से, है ना। जैसे मछली उछली है तो होता है स्टोरी टेलिंग हो, कोई कहानी के माध्यम से या कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से। हमारा है रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण बहुत ही स्पेसिफिकली एक मैथ्स का टॉपिक है, इसीलिए दुर्भाग्य भी है कि जेमिला को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, सौभाग्य भी है कि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं था, इसलिए आपने बहुत ही कम लिखा। ठीक है, तो अब हमें रेखा एवं कोण में एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया जो हमारा था ELSS, क्या है ELPS। अभी सर फंड के बारे में बताते तो ELSS फंड भी होता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हम बच्चों को कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस हम बच्चों को कोण क्या कराने के लिए, जैसे मैंने कहा बहुत लिखना नहीं था। क्यों नहीं लिखना था? क्योंकि कोण और रेखाएं हमें हर जगह लिखनी है। जैसे ये बिल्डिंग लगी है लाइट की, तो एक सीधी लाइन में लगी है, तो हम बच्चों को कक्षा में इन सभी चीज़ों के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे हम बच्चों को घर के कोने दिखा सकते हैं कि ये कोने बिंदु लाइन है, या यहाँ पर अगर हम देखें इसमें हॉल के ऊपर जब सीधी सीधी लाइनें गई हैं, तो ऐसे कई माध्यमों से हम अनुभव के आधार पर बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ रेखाएं देखी। जैसे श्यामपट्ट होता है, अब श्यामपट्ट की यहाँ पर टीवी है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो सीधी एक लाइन बनी है। वैसे अब कोई बच्चा जानता हो तो उसको आयताकार एक ब्लॉक भी कह सकता है, पर हम ये उसको और केंद्रित करेंगे कि बच्चे को सिर्फ ऊपर का वो देखे तो वो लाइन, फिर हम बताएंगे कि लाइन कैसे है। क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा में भी है ना, लाइन, रेखा, कोण, ये सब है, तो थोड़ा बहुत तो सीख के आया हुआ है। तो श्यामपट्ट के ऊपर दाएं बाएं बच्चों को दिखा सकते हैं। खिड़की और दरवाजों की चौखट में, खिड़की और दरवाजे की चौखट में आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज होती है ग्रिल होती है, ग्रिल तो सीधी सीधी होती है, जैसे गेट के ऊपर लगी है तो एक सीधी लाइन की तरह लगी है। तो ये व्यवहारिक चीज़ों से हम बच्चों को अनुभव करेंगे और उसको प्रश्न के माध्यम से प्रश्न भी करेंगे, पूर्व ज्ञान की भी उसकी जानकारी लेंगे और उसके अनुभव को हम साझा करेंगे। अपने अनुभव भी उसको बताएंगे कि कहाँ कहाँ और लाइन है, जैसे लाइट के तार। और हालांकि थोड़ा झुके भी होते हैं कई बार, तो कोई बच्चा ऐसे भी प्रश्न कर सकता है। सर, जो ये लाइन सी बात आई एक्सपीरियंस में, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, बच्चा किसी मतलब तुझे पता है लाइन क्या है, क्योंकि बचपन से कक्षा 1 से लेकर उससे भी पहले कई बार हम कहते हैं बच्चे सीधी लाइन में लिखो। छोटा बच्चा होता है उससे कहते हैं सीधी लाइन में लिखो, उसे पता है कि लाइन क्या है। दो लाइन भगवान है, भगवान मतलब
रेखा जो है भगवान है, मतलब भगवान